ओके सो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 सेकेंड ईयर का, दैट इज रिस्पायरेशन। सो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और कुछ बेसिक आइडियाज इसमें मौजूद है जो कि काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को आते भी हैं और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आप लोगों को न्यू भी सीखने को मिलेगी। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ इसको इंटरेस्टिंग बना लेता हूँ। सो सबसे पहले तो बेसिक आइडिया ये अंडरस्टैंड करते हैं कि रेस्पायरेशन होता क्या है। सो सबसे पहले मैं चैप्टर का टाइटल लिख लेता हूँ, फिर इसको मैं फॉर्मली स्टार्ट कर लेता हूँ। सो चैप्टर का नेम जो आप लोगों की बुक में लिखा है वो है चैप्टर नंबर 14, दैट इज respiration. So RESPIRATION. सो ये है चैप्टर का टाइटल। आप लोगों ने बेसिक आइडिया सबसे पहले अपने माइंड में याद रखना है कि लिविंग थिंग्स जो इस प्लेनेट पे मौजूद है वो सारे के सारे स्ट्रगल करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस के लिए। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? लिविंग थिंग्स struggle for existence, अपने एग्जिस्टेंस के लिए जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो स्ट्रगल करते हैं। आसान अल्फाज में अगर इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें तो जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये आप लोगों का मतलब बायोलॉजी का एक बेसिक आइडिया मैं बता रहा हूं कि लिविंग थिंग्स स्ट्रगल किस मकसद के लिए कर रहे हैं? अपनी सर्वाइवल के लिए कर रहे हैं, अपने एग्जिस्टेंस के लिए कर रहे हैं। ये जो सर्वाइवल का प्रोसेस है, इस सर्वाइवल के प्रोसेस के लिए इनको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स चाहिए और उसमें से एक रिक्वायरमेंट है एनर्जी। सो फॉर सर्वाइवल के लिए दे नीड एनर्जी, इनको एनर्जी चाहिए होती है। सो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स होते हैं उसको लिविंग रहने के लिए, उसको अपने बॉडीज के अंदर फंक्शंस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट चाहिए और उस रिक्वायरमेंट को हम डिस्क्राइब करते हैं एनर्जी। तो क्या होता है हमारे बॉडी में? आप लोगों को पता है कि लिविंग थिंग्स सेल्स से बने होते हैं। तो ये मैं एक सेल ड्रा करता हूं और इस सेल के अंदर मैं एक न्यूक्लियस ड्रा करता हूं, तो ये एक यूकैरियोटिक सेल हो जाएगा। अब इस सेल को अगर सरवाइव करना है तो इसको चाहिए होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस सेल को क्यों चाहिए? असल में ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस सेल को इस वजह से चाहिए होता है क्योंकि यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल में CH बॉन्ड मौजूद होता है और CH बॉन्ड की इंपॉर्टेंस का आप लोगों को पता है, उसके अंदर एनर्जी मौजूद होती है। तो अगर कोई सेल चाहता है कि उसको एनर्जी मिले, उसको क्या करना चाहिए? उसको ये ग्लूकोज हासिल करना चाहिए। वो कैसे आता है वो आप लोग डाइजेशन के प्रोसेस में फर्स्ट ईयर में डिस्कस किए हैं। तो ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इस सेल के अंदर मौजूद है, इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन स्टार्ट हो जाता है। जब ये ब्रेकडाउन हो रहे होते तो इस ब्रेकडाउन के रिजल्ट में असल में होता क्या है? इसका ओनली एंड ओनली वन एम है, टू प्रोड्यूस ATP। ये क्या प्रोड्यूस कर रहा होता है? ATP प्रोड्यूस कर रहा होता है। ये जो ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसाइड अ सेल अकर हो रहा है, ये इसको चाहिए होता है एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन। इसको क्या चाहिए होता है? एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो एनर्जी ज्यादा बनेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो भी एनर्जी बनेगी लेकिन बहुत कम एनर्जी बनेगी। तो सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए होता है। लेकिन जब ये ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल अकर हो जाता है तो इस प्रोसेस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है और सेल्स को चाहिए कि उस कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर से रिमूव कर ले, वरना वो टॉक्सिसिटी काज करेगा, वो सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो आप लोग देख ले बेसिक हुआ क्या है। इस सेल को असल में एनर्जी चाहिए तो इसके इनसाइड ग्लूकोज आ गया। ग्लूकोज क्यों आया? क्योंकि ग्लूकोज के अंदर CH बॉन्ड मौजूद था। वो CH बॉन्ड ब्रेक हो गया और उसने ATP प्रोड्यूस की। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन यूज हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस सेल से बाहर की तरफ क्या हुआ? रिलीज हुआ। इस प्रोसेस को
कि जिसमें ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज ब्रोकन डाउन फॉर द पर्पस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी। ये सिंथेसिस ऑफ एनर्जी के लिए होता है। इस प्रोसेस को हम डिस्क्राइब करते हैं रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस को हम क्या डिस्क्राइब करते हैं? रिस्पायरेशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनसाइड अ सेल होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ एटीपी और एनर्जी। लेकिन इस प्रोसेस के लिए जो एक रिक्वायरमेंट चाहिए वो है ऑक्सीजन, ग्लूकोज के साथ साथ। और इसी प्रोसेस के दौरान क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है, जिसको क्या करना चाहिए? रिलीज करना चाहिए। तो ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये 1 लेवल पे नहीं होता, ये 2 लेवल्स पे होता है। जो रिस्पायरेशन 2 लेवल्स पे होता है उसको हम 2 क्लासेस में या 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। एक जो लेवल है उसको हम बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। एक लेवल क्या होता है? इंटरनल रिस्पायरेशन। जो दूसरा लेवल है उसको हम डिस्क्राइब करते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। सो रिस्पायरेशन 2 लेवल्स पे हो रहा है, एक इंटरनल रिस्पायरेशन और दूसरा इंटरनल रिस्पायरेशन। जो इंटरनल रिस्पायरेशन होता है इसको सेलुलर रिस्पायरेशन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये असल में इनसाइड सेल अकर हो रहा है। ये देख लो, सेल के इनसाइड अकर हो गया। ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये असल में कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है। कैटाबॉलिक प्रोसेस का मतलब हो गया कि इस प्रोसेस के दौरान ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन अकर होता है। बुक में डिस्कस किया है कि इस प्रोसेस में क्या होता है? इस प्रोसेस में ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स अकर होता है। ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स अकर होता है। सेल के इनसाइड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल चले जाएंगे और वही कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट हो जाएंगे सिंपल मॉलिक्यूल्स में। सो सेलुलर रिस्पायरेशन या इंटरनल रिस्पायरेशन क्या है? ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन है या इंटरनल रिस्पायरेशन है ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? इसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होता है। किसमें? सिंपल मॉलिक्यूल में। मकसद क्या है इसका? इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, फॉर रिलीज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के रिलीज होने के लिए, एनर्जी के रिलीज होने के लिए। सो ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के इनसाइड आ गया। उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के अंदर CH बॉन्ड में एनर्जी थी, उसका ब्रेकडाउन अकर हो गया और ब्रेकडाउन के रिजल्ट में वो किस चीज में कन्वर्ट हुआ? ATP में कन्वर्ट हुआ। ये प्रोसेस चूंकि सेल के इनसाइड अकर हो रहा है तो इसको बोलते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन या इसको बोलते हैं इंटरनल रिस्पायरेशन। इस प्रोसेस में चूंकि ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन कर रहा है तो इस प्रोसेस को हम डिस्क्राइब करते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस, क्योंकि हमेशा कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या हो रहा होता है? ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल होता है। और क्यों ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है? ये एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। अब आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेटली एक रफ आइडिया के मुताबिक 100 ट्रिलियन सेल्स पाए जाते हैं। तो ये जो सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस है ये 100 ट्रिलियन सेल्स में से हर एक सेल में अकर होता है। ये सेलुलर रिस्पायरेशन ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी का एक मैकेनिज्म है, तो ये हर टाइप के सेल में होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में भी होता है और ये यूकैरियोटिक सेल में भी होता है। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म है या जितने भी लिविंग थिंग्स का एक एक सेल है उसके अंदर ये इंटरनल रिस्पायरेशन अकर हो रहा होता है। मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, तो इस पॉइंट का मतलब हो गया कि हमें ये ऑक्सीजन एनवायरनमेंट से चाहिए, क्योंकि बॉडी के अंदर हो तो हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते इसको। सो इस मकसद के लिए इस इंटरनल रिस्पायरेशन के साथ साथ एसोसिएटेड एक और स्टेप है और उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन आप लोगों ने याद रखना है, जिस तरह इसको सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को हम ब्रीदिंग डिस्क्राइब करते हैं, आल्सो कॉल्ड ब्रीदिंग। इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग बोलते हैं। ये जो इंटरनल रिस्पायरेशन था ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। लेकिन जो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस होता है। ये क्या होता है? मैकेनिकल प्रोसेस होता है, फिजिकल प्रोसेस होता है, जो कि बाकायदा हमें नजर आ रहा होता है। अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल ब्रीदिंग आप लोग देखते हैं, सांस हम ले रहे होते हैं। ये जो प्रोसेस होता है ये इंडिविजुअल लेवल पे अकर होता है। अगर
एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल मीन कि अब ये सेल के अंदर ये प्रोसेस नहीं हो रहा, बल्कि ये किसी इंडिविजुअल में आकर हो रहा है, एक पूरे के पूरे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आकर हो रहा है। तो इसको हम बोलते हैं कि एक्सटर्नल रिस्पायरेशन टेक्स प्लेस एट इंडिविजुअल लेवल। ये इंडिविजुअल लेवल पे आकर हो गया। इसके बाद इसमें होता क्या है, जिस तरह यहां पर ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल हो रहा था, यहां पर जो प्रोसेस होता है इसमें होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन इनटेक किया जाता है एंड आउटटेक या एक्सहेल होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है बॉडी से। तो मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया कि ऑर्गेनिजम्स को चाहिए होता है सर्वाइवल। इस सर्वाइवल के लिए उसको चाहिए होती है एनर्जी। एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। उसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन 2 लेवल्स पे आकर होता है, एक इंटरनल रिस्पायरेशन, एक एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। इंटरनल रिस्पायरेशन को सेलुलर रिस्पायरेशन बोलते हैं, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन को ब्रीदिंग बोलते हैं। इंटरनल रिस्पायरेशन कैटाबॉलिक प्रोसेस है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन मैकेनिकल या फिजिकल प्रोसेस है। इंटरनल रिस्पायरेशन में ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू सिंपल होता है। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड आउटटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इंटरनल रिस्पायरेशन असल में हो रहा है एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, उसको रिलीज करता है। इंटरनल रिस्पायरेशन सेलुलर लेवल पे अकर हो रहा है, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन जो है वो इंडिविजुअल लेवल पे अकर हो रहा है। तो आप लोगों ने एक इंपॉर्टेंट आइडिया यहां पर याद रखना है कि इन एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ब्रिंग्स सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, या उसको क्या क्या प्रोवाइड करता है, सप्लाई प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन का या कार्बन डाइऑक्साइड उससे रिलीज करता है। सो एक्सटर्नल रिस्पायरेशन असिस्ट इंटरनल रिस्पायरेशन, ये असिस्ट कर रहा है इंटरनल रिस्पायरेशन को। तो मेन आइडिया हमारा ये है, और ये एक्सटर्नल रिस्पायरेशन भी हम आगे जाके डिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो हमारे साथ हो गया एक जनरल सा आइडिया कि इंटरनल रिस्पायरेशन क्या होता है और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन क्या होता है। अब हम ये अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है ये एनिमल्स में कैसे अकर होता है। इस चैप्टर में हमारा मेन फोकस जो होगा वो ह्यूमंस पे होगा। हम प्लांट्स के हवाले से डिस्कशन यहां पर नहीं करेंगे। तो ह्यूमन आप लोगों को पता है कि वो एक मतलब एनिमल है। वो क्या है, एक एनिमल है। तो एनिमल्स में आप लोगों ने डिस्कस किया है कि ऑर्गन सिस्टम मौजूद होते हैं, प्लांट्स में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते। तो वो ऑर्गन सिस्टम जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर गैसियस एक्सचेंज, वो ऑर्गन सिस्टम जो कि किस मकसद के लिए रिक्वायर्ड होता है, फॉर गैसियस एक्सचेंज या एक्सटर्नल रिस्पायरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, उस ऑर्गन सिस्टम को हम डिस्क्राइब करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो अभी तो आप लोगों ने डिस्कस किया ना कि इंटरनल रिस्पायरेशन के लिए एक्सटर्नल रिस्पायरेशन होता है, और एक्सटर्नल रिस्पायरेशन में गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस अकर होता है। तो गैसियस एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए जो सिस्टम मौजूद है ह्यूमन के बॉडी में या एनिमल्स के बॉडी में, उसको हम डिस्क्राइब करते हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम। जो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसका मेन जो फंक्शन है, इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, वो है गैसियस एक्सचेंज। मतलब हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम बना ही गैसियस एक्सचेंज के लिए है, ताकि वो ऑक्सीजन को इनटेक करे और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करे, बॉडी से एक्सहेल करे। लेकिन गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम कुछ और भी फंक्शन करता है, जो कि बुक में नहीं लिखा, वैसे ही बता रहा हूं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंदर रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, कंटेन्स रिसेप्टर्स फॉर सेंस ऑफ स्मेल। सो एक तो फंक्शन हो गया रिस्पायरेटरी सिस्टम का गैसियस एक्सचेंज, दूसरा फंक्शन हो गया सेंस ऑफ स्मेल के लिए इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं। जो तीसरा फंक्शन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो है फिल्टर्स एयर। ये एयर को क्या करता है, फिल्टर करता है। जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं उसकी फिल्ट्रेशन कर रहा होता है। जो फोर्थ फंक्शन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का वो है प्रोड्यूस साउंड। ये साउंड प्रोड्यूस करता है। आगे जाके हम डिस्कस करते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम साउंड कैसे प्रोड्यूस कर रहा होता है। जबकि जो फिफ्थ फंक्शन है रिस्पायरेटरी सिस्टम का
वो ये है कि रिमूव वाटर एंड हीट फ्रॉम बॉडी, रिमूव वाटर एंड हीट फ्रॉम बॉडी। ये इसका एक और भी फंक्शन है होम्योस्टेसिस में, कि जब हम एयर एक्सहेल करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा उसमें एयर में जो है वाटर मॉलिक्यूल लॉस होते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी में बैठे होते हैं ना, तो इनसाइड से वो उसके ऊपर पानी स्टोर हो जाता है, जमा हो जाता है, जो शीशे होते हैं, ग्लास होता है दरवाजों का। तो ये कहाँ से आ रहा है वाटर? ये हम जो एयर एक्सहेल कर रहे हैं उसके अंदर क्या मौजूद है? वाटर मौजूद है। ठीक है, सो ये मैंने पॉइंट आप लोगों को बताया कि गैशियस एक्सचेंज के लिए, गैशियस एक्सचेंज तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, मतलब हर ऑर्गेनिज्म में अगर हो रहा है। तो ह्यूमन के बॉडी में गैशियस एक्सचेंज के प्रोसेस के लिए एक ऑर्गन सिस्टम होता है, उस ऑर्गन सिस्टम को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन फंक्शन गैशियस एक्सचेंज है, लेकिन इसमें रिसेप्टर फॉर स्मेल भी होते हैं, ये एयर को भी फिल्टर करता है, ये साउंड भी प्रोड्यूस करता है, और ये वाटर और हीट भी बॉडी से क्या करता है? रिमूव करता है। जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ह्यूमन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं, कैटेगराइज करते हैं टू क्लासेस में, मतलब टू ग्रुप्स में उसको हम डिवाइड करते हैं, या दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करते हैं। सो स्ट्रक्चरली ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। स्ट्रक्चरली का मतलब कि स्ट्रक्चर उसमें कौन कौन से हैं। एक को हम डिस्क्राइब करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरे को हम डिस्क्राइब करते हैं अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और दूसरे को हम डिस्क्राइब करते हैं लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के कितने पार्ट्स हैं, कितने कंपोनेंट्स हैं? दो कंपोनेंट्स हैं, एक है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और दूसरा है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें दो पार्ट्स इंक्लूड है, एक को हम डिस्क्राइब करते हैं नोज और दूसरे को हम डिस्क्राइब करते हैं फेरिंग्स, PHAYRNX। ये इसमें दो पार्ट्स इंक्लूड है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नोज और फेरिंग्स इंक्लूड है, जबकि जो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें जो पार्ट्स इंक्लूड है, वो सबसे पहला पार्ट है हमारे साथ लैरिंग्स, LAYRNX, दूसरा है ट्रैकिया, तीसरा है ब्रोंकाई, और फोर्थ है हमारे साथ लंग्स। ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के पार्ट्स हैं। तो ये स्ट्रक्चरली हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब जो जो स्ट्रक्चर्स रिस्पॉन्सिबल है। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को फंक्शनली भी डिवाइड किया जाता है। तो फंक्शनली जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं उसके भी दो पार्ट्स होते हैं। फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स है। एक को हम डिस्क्राइब करते हैं कंडक्टिंग जोन, और दूसरे को हम डिस्क्राइब करते हैं रेस्पिरेटरी जोन। जो कंडक्टिंग जोन होता है, इसके नेम से ही पता चलता है कि ये क्या कर रहा होता है, ये कंडक्शन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ एयर करता है। तो कौन कौन से पार्ट्स हैं इसमें? नोज आता है, फेरिंग्स आता है, लैरिंग्स आता है, ब्रोंकाई आता है, ट्रैकिया आता है, ब्रोंकियोल्स आते हैं। जबकि जो रेस्पिरेटरी जोन है ये वो वाला जोन है जहां पर गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस अकर होता है। तो इसमें जो पार्ट्स इंक्लूड होते हैं वो है हमारे साथ एल्वेओलाई, एल्वेओलर डक्ट या एल्वेओलर सैक एटसेट्रा। सो रेस्पिरेटरी सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है? स्ट्रक्चरली उसको दो पार्ट्स में, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को नोज और फेरिंग्स में डिवाइड करते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को लैरिंग्स, फेरिंग्स, ब्रोंकाई और लंग्स में डिवाइड करते हैं। फंक्शनली रेस्पिरेटरी सिस्टम फंक्शन की बुनियाद पर उसके दो पार्ट्स हैं, कंडक्टिंग जोन जिसके इनसाइड एयर जा रहा है, ट्यूब्स का एक नेटवर्क है, जबकि रेस्पिरेटरी जोन जिसके अंदर गैशियस एक्सचेंज अकर हो रहा है। कंडक्टिंग जोन में नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया इंक्लूड है, जबकि जो रेस्पिरेटरी जोन है उसमें गैशियस एक्सचेंज अकर होता है, उसमें एल्वेओलाई और एल्वेओलर डक्ट्स इंक्लूड है। अब ये आप लोगों के साथ हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक समरी हो गया। आगे जाके इसकी हम डिटेल डिस्कस करते हैं कि एक एक पार्ट का क्या फंक्शन होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग इसके फंक्शन भी देख ले और इसमें ये भी देख ले कि गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस इसमें कैसे अकर होता है।